तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड पेपर यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उसका सलूशन देखेंगे हम और डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2024 का बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ये पेपर कोड है इसका, और थर्ड पेपर यानी कि ये तीसरा पेपर है। पहले दो पेपर आपके वो थे कंप्यूटर फंडामेंटल्स और प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम, जिसके पेपर डिस्कशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। तो आज हम थर्ड पेपर यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका फॉर्मेट है इस पेपर का 2 घंटे के पेपर होंगे और टोटल 75 मार्क्स के होंगे। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए सबसे छोटे आंसर क्वेश्चंस के लिए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस। तो टोटल आपको 10 मार्क्स का सेक्शन ए हो जाता है। और सेक्शन बी आपको मिलेंगे, इसमें आपको मिलेंगे टोटल 8 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको केवल 5 करने रहेंगे, यानी कि आपको 5 × 5 25 मार्क्स का हो जाता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं सेक्शन बी के। वहीं सेक्शन सी में देखें तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, इसमें से केवल आपको 2 ही करने हैं। तो एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं, तो आपका हो जाएगा टोटल 40 मार्क्स। सेक्शन सी आपका 40 मार्क्स का हो जाता है। तो ये इसका पैटर्न है पेपर का, एमजी के यूपी यूनिवर्सिटी का। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन डिस्कशन। सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहाँ पे नोट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, यानी कि 50 वर्ड्स के अंदर ही आपको आंसर देना है और पांचों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, नेम द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टेटिंग द नेचर रोल एट ईच लेवल इन फ्यू वर्ड्स। तो क्वेश्चन को सबसे ध्यान से पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए क्या क्या पूछा जा रहा है, वही चीजें बस बतानी चाहिए, फालतू की चीजें नहीं बतानी चाहिए, टू द पॉइंट आंसर लिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें नेम द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि सिर्फ नाम बताने हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। यहाँ तक पढ़ते हैं। तो इसके बाद पढ़ेंगे तो स्टेटिंग द नेचर एंड रोल, यानी कि नेचर और रोल भी बताना है ईच लेवल्स इन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर हम लोग देंगे कैसे, ये सोल्यूशन है इसका। तो सबसे पहले तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम, और जैसा कि आप जानते होंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल होते हैं, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो ये तो नाम हो गए, इतना तो हो चुका है। अब इसके बाद स्टेटिंग द नेचर रोल एट ईच लेवल्स, तो ईच लेवल्स के नेचर और रोल बताने हैं। तो टॉप लेवल के देखिए यहाँ पे क्या होता है, टॉप लेवल में फॉर्मुलेट्स स्ट्रेटजीज, यानी कि वहाँ स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसी बनाई जाती हैं। इंश्योरिंग ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ इंश्योर की जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट में। और वहीं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, ब्रिज टॉप एंड लोअर लेवल्स। जैसा कि आप जानते होंगे, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है ये ब्रिज की तरह काम करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में और लो लेवल मैनेजमेंट में। तो वही सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ब्रिज टॉप एंड लोअर लेवल्स। इम्प्लीमेंट्स प्लान्स एंड मॉनिटर्स परफॉर्मेंस, तो प्लान्स भी इम्प्लीमेंट करता है ये, जो प्लान बनाए जाते हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा वो इम्प्लीमेंट करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एंड मॉनिटर परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस भी मॉनिटर करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। अब लोअर लेवल में देखिए क्या लिखा गया, मैनेज डेली ऑपरेशंस, सुपरवाइज वर्कर्स एंड मेंटेन डिसिप्लिन। तो ये कुछ नेचर्स एंड रोल है लोअर लेवल के। डेली ऑपरेशंस मैनेज करना लोअर लेवल का काम है, सुपरवाइज वर्कर्स एंड मेंटेन डिसिप्लिन ये सारे काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का है। तो ऐसे आप आंसर लिखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे, स्टेट ब्रीफली व्हाट द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इंडिकेट्स। तो आर्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या इंडिकेट करता है, इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। जैसे कि आप पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, वही सारी चीजें लिखनी है इसमें। तो आर्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या इंडिकेट करता है वो देखिए यहाँ पे, द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट्स द यूज ऑफ क्रिएटिविटी, लीडरशिप एंड एक्सपीरियंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मेक डिसीजंस एंड मोटिवेट पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली। तो ऐसे आप आंसर लिखेंगे आर्ट ऑफ मैनेजमेंट के लिए कि आर्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्रिएटिविटी, लीडरशिप और एक्सपीरियंस को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना और डिसीजन लेना, और पीपल को मोटिवेट करना टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली। तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप लिख सकते हैं वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, डिजिटल, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है।
कम्युनिकेशन टाइप्स इंक्लूड वर्बल यानी कि स्पोकन और रिटन वर्ड्स को हम वर्बल बोलते हैं। नॉन वर्बल में गेस्चर और एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। विजुअल में चार्ट डायग्राम, डिजिटल में ईमेल, सोशल मीडिया, ये सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये तो क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है डिफाइन मोटिवेशन। तो मोटिवेशन को डिफाइन कर सकते हैं आप इजी लैंग्वेज में। मोटिवेशन इज ए प्रोसेस। तो सबसे पहली बात तो यही है, मोटिवेशन एक प्रोसेस है ऑफ इंकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स, यानी कि इंडिविजुअल्स को इंकरेज और इंस्पायर करना, ये मोटिवेशन का काम होता है। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स, इसलिए टू वर्क टूवर्ड्स अचीविंग पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एड्रेसिंग देयर नीड्स एंड ऑफरिंग इंसेंटिव्स। तो ये कुछ तरीके हैं मोटिवेशन के, उनकी नीड्स को एड्रेस करना और ऑफरिंग इंसेंटिव्स, इसकी मदद से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। वही है, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स टू वर्क टूवर्ड्स अचीविंग पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एड्रेसिंग देयर नीड्स एंड ऑफरिंग इंसेंटिव। लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, पांचवा क्वेश्चन, व्हाई इज मैनेजरियल स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट। तो मैनेजरियल स्ट्रेटेजी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको आप कम शब्दों में लिखना है। 50 वर्ड्स में यहाँ पे देख सकते हैं, लिखना रहता है इसको सेक्शन ए के आंसर। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, मैनेजरियल स्ट्रेटेजी प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन। तो मैनेजरियल स्ट्रेटेजी क्या करती है, क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। इंश्योर ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्स यूज हो रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में उसका ऑप्टिमल यूज हो। फोस्टर competitive advantage and align efforts with organizational goals to achieve long term success। और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए भी काफी जरूरी होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो मैनेजरियल स्ट्रेटेजी इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेक्शन ए के सारे पांचों क्वेश्चन के सोल्यूशन हमने देख लिया। अब सेक्शन बी पे चलते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें है। टोटल इसमें 8 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 करने हैं और 100 वर्ड्स के अंदर हमें लिखना रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रीफली स्टेट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके बारे में आप 2 चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में 2 चैप्टर ही हैं पूरे, चैप्टर 3 और 4 कंप्लीटली बेस्ड हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। तो जैसा कि आप जानते होंगे टोटल 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो वही उन्हीं चीजों को डिफाइन कर देना है, ब्रीफली डिफाइन करना है। क्वेश्चन में ही लिखा गया है, ब्रीफली स्टेट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला प्लानिंग है। प्लानिंग में क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, फोरकास्टिंग फ्यूचर सिनेरियो एंड डेवलपिंग एक्शंस प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव। तो ये प्लानिंग के बारे में हो गई थोड़ी बात। अब ऑर्गेनाइजिंग के बारे में थोड़ी लिख सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चरिंग रिसोर्सेस एंड डिफाइनिंग रोल्स ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ये ऑर्गेनाइजिंग में होता है। स्टाफिंग में क्या करते हैं, रिक्रूटिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं एंड रिटेनिंग सुटेबल पर्सनल्स, यानी कि जो पर्सन सुटेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्हें रिटेन करना, बनाए रखना, ये सारी चीजें स्टाफिंग में आती हैं। इसके बाद चौथा है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या करते हैं, गाइड करते हैं, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर टास्क इफिशिएंटली, ये सारी चीजें गाइडिंग डायरेक्टिंग में आती हैं। और लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है कंट्रोलिंग। इसमें क्या होता है, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, कंपेयरिंग रिजल्ट्स अगेंस्ट टारगेट एंड मेकिंग करेक्टिव डिसीजंस। तो ये सारी चीजें आती हैं कंट्रोलिंग में। एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना कि इम्प्लॉयज सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, अगेंस्ट टारगेट, जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग, एंड करेक्टिव एक्शंस लेना जहां जरूरत हो, ये सारी चीजें कंट्रोलिंग में आती हैं। These functions collectively ensure smooth operations and goal achievements। तो ये सारे जो functions हैं ये इंश्योर करते हैं स्मूथ ऑपरेशन एंड गोल अचीवमेंट के लिए। तो ये होगा पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, डिस्कस ब्रीफली द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे इन्वॉल्व है ये देखते हैं। इसका आंसर लिखना है, इसके बारे में डिस्कस करना है ब्रीफली। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आंसर में क्या लिखा हुआ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग प्रॉफिट गोल्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ ध्यान प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, वही चीज बताई जा रही है। मैनेजमेंट में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि प्रॉफिट गोल्स में बैलेंस होना चाहिए विथ इथिकल एंड सोसाइटल ऑब्लिगेशन। तो इथिकल और सोसाइटल ऑब्लिगेशन के साथ बैलेंस बना होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट के। सोसाइटल ऑब्लिगेशन यानी कि सामाजिक दायित्व क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें बैलेंस होना चाहिए सारी चीजें, केवल प्रॉफिट पे ही ध्यान नहीं होना चाहिए। दिस इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट थ्रू सस्टेनेबल practices, ensuring employees' welfare such as fair wage and safe working conditions, engaging in community development by supporting education or health initiatives, promoting corporate ethics to build trust,
social responsibility not only enhance public goodwill but also foster long term success by aligning business goals with societal needs। तो ये सारी चीजें हैं जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि एक मैनेजमेंट का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मीन्ट बाय स्टाफिंग, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं ये तीसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है स्टाफिंग, तो इसी के बारे में लिखना है आपको। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स हायरिंग, ट्रेनिंग, रिटेनिंग एम्प्लॉयज टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स। इट इंश्योर द राइट इंडिविजुअल आर प्लेस इन अप्रोप्रिएट रोल्स, यानी कि जिस काम के लिए जो व्यक्ति कुशल है उसको उसी जगह पे लगाना, ये सारी चीजें आती है स्टाफिंग में। हेल्प्स इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, encourage employee satisfaction and reduce turnover rate, align human resource with strategic objective driving growth. Effective staffing supports an organizational ability to achieve its goal through a well-equipped and motivated workforce। तो ये सारी चीजें आती हैं स्टाफिंग में, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। Why it is important, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। एक लीडर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो आंसर में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, इफेक्टिव लीडर्स पोजेस की क्वालिटीज। सबसे पहला तो है क्वालिटी में विजन, एबिलिटी टू सेट क्लियर गोल्स एंड गाइड अदर। एक गुड लीडर में एक विजन होना चाहिए, एबिलिटी टू सेट क्लियर गोल्स एंड गाइड अदर्स। और दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं एक लीडर के लिए। आर्टिकुलेटिंग आइडियाज क्लियरली एंड परसिवली, यानी कि जो आइडियाज हो क्लियरली दूसरों को बता सके एक लीडर, तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफी जरूरी है। तीसरा है इंटीग्रिटी, एक्टिंग इथिकली एंड फोस्टरिंग ट्रस्ट। तो इथिकली और फोस्टरिंग ट्रस्ट ये भी काफी जरूरी होता है गुड लीडर के लिए। इसके बाद एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग टीम कंसर्न, यानी कि टीम मेंबर्स में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको एड्रेस करना, उसको समझना और उसे ठीक करना, ये भी जरूरी होता है गुड लीडर के लिए। डिसिसिवनेस, मेकिंग टाइमली इन्फॉर्म डिसीजंस, यानी कि टाइमली डिसीजन लेना है, यानी डिले नहीं करना है कोई डिसीजन लेने में। ये सारी क्वालिटी होती हैं किसी भी लीडर के लिए। दिस ट्रेट्स इनेबल लीडर टू इंस्पायर, मोटिवेट, गाइड टीम टुवर्ड्स सक्सेस। तो ये इनेबल करता है एक लीडर को टू इंस्पायर, मोटिवेट एंड गाइड टीम टुवर्ड्स सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई शुड मैनेजमेंट इंश्योर द बिजनेस एथिक्स आर फॉलोड। व्हाई शुड मैनेजमेंट इंश्योर दैट बिजनेस एथिक्स आर फॉलो। तो मैनेजमेंट क्यों ये इंश्योर करता है कि बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। बिजनेस एथिक्स अपहोल्ड ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड पॉजिटिव रेपुटेशन। तो बिजनेस एथिक्स अपहोल्ड करती है ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड पॉजिटिव रेपुटेशन। इथिकल प्रैक्टिसेस प्रिवेंट लीगल रिस्क एंड इनहेंस कस्टमर लॉयल्टी, और लीगल रिस्क को भी कम कर देती है बिजनेस इथिक्स, क्योंकि बिजनेस इथिक्स का मतलब सही तरीके से काम करना होता है, तो लीगल रिस्क भी कम हो जाते हैं और कस्टमर लॉयल्टी भी इससे बढ़ती है। प्रमोट अ पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोरल एंड रिटेंशन। तो इससे एम्प्लॉय के मोरल भी और रिटेंशन भी बढ़ता है। बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर्स से लॉन्ग टर्म रिलेशंस भी अच्छे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, फेयर वेजेस एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज रिफ्लेक्ट इथिकल मैनेजमेंट, इंश्योरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड सक्सेस। फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल के तौर पर फेयर वेजेस और ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज जो होती हैं इथिकल मैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट करती हैं, इंश्योरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड सक्सेस। तो ये सारी चीजें आती हैं बिजनेस इथिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट दैट इज TQM इंश्योर्ड, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे इंश्योर होता है उसके बारे में बताना है। तो आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM emphasize customer focus, prioritizing customer satisfaction through high quality offerings, यानी कि हाई क्वालिटी ऑफर करना है अपने कस्टमर को, कस्टमर फोकस होना चाहिए उस पर। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, रेगुलर इवेल्युएशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि रेगुलर इवेल्युएशन होना चाहिए जो भी प्रोसेस है अपने प्रोजेक्ट में, और उनमें रिफाइनमेंट होना चाहिए यदि कोई जहाँ पे जरूरत हो तो। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, इंकरेजिंग ए कल्चर ऑफ क्वालिटी एट ऑल लेवल्स, यानी कि ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में इंकरेजिंग ए कल्चर ऑफ क्वालिटी ऑफ लेवल्स। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, streamlining workflow to enhance efficiency and minimizing errors। तो वर्क फ्लो को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए टू इनहेंस एफिशिएंसी एंड मिनिमाइजिंग एरर्स को
एरर्स को कम करने के लिए। टीक्यूएम फोस्टर एक्सीलेंस इंप्रूविंग बोथ कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ऑपरेशनल सक्सेस। तो ये सारी चीजें आती हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इंश्योर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व की एलिमेंट्स। तो जैसा कि जानते हैं ऑर्गेनाइजिंग भी एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो इसमें कुछ की एलिमेंट्स आते हैं जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहला एलिमेंट है ऑर्गेनाइजिंग का। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है, एलोकेटिंग टास्क बेस्ड ऑन स्किल्स, यानी कि जिस व्यक्ति को जैसी स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग उसको टास्क अलॉट करना ताकि वो इफिशिएंटली उस टास्क को कर सके। तो सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ वर्क है। दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग सिमिलर टास्क इनटू यूनिट्स फॉर स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो लोग एक जैसा काम कर रहे हैं उनको एक डिपार्टमेंट बना देना ताकि एक स्पेशलाइजेशन काम हो सके, इसमें कोई कंफ्लिक्ट ना हो। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन भी काफी जरूरी होता है, ये भी एक ऑर्गेनाइजिंग का एलिमेंट है। तीसरा है हायरार्की, डिफाइन अथॉरिटी लेवल्स एंड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो एक हायरार्की लेवल बनाना है कि कौन कितने लोगों को हैंडल करेगा, यानी कि कितने लोग जो काम कर रहे हैं किसको जाके रिपोर्ट करेंगे। ये सारी चीजें एक हायरार्की में बनाना, किसको कितनी अथॉरिटी है क्या करने की। तो डिफाइनिंग अथॉरिटी लेवल्स एंड रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इसकी एक हायरार्की बनाना भी एक एलिमेंट है ऑर्गेनाइजिंग का। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन काफी जरूरी होता है, इसमें क्या होता है, इंश्योरिंग सीमलेस कोलैबोरेशन अक्रॉस यूनिट्स। तो अलग अलग यूनिट्स में कोलैबोरेशन होना चाहिए, मिलजुल के काम करने वाला चीजें, ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद है डेलीगेशन, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ अथॉरिटी टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन होनी चाहिए किसी व्यक्ति को कि उसे कोई भी काम हो रहा है उसकी टोटल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यदि कोई गड़बड़ होगी तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, जवाबदेही भी होगी। तो डेलीगेशन में काफी जरूरी होता है। टुगेदर दीज एलिमेंट्स इंश्योर इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड गोल अलाइनमेंट। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं एक साथ ये इफिशिएंटली इंश्योर करते हैं कि इफिशिएंटली रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है और गोल के साथ, गोल में अलाइनमेंट है, यानी कि जो गोल है जिसको अचीव करना है उसके साथ अलाइनमेंट है, उसकी तरफ काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस ऑफ रिलेशन rational decision making is carried out. Explain, briefly explain how the process of rational decision making is carried out. तो rational decision making कैसे carried होती है उसका प्रोसेस बताना है। तो rational decision making follow a systematic approach। सबसे पहले identifying the problem, सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। क्लियरली डिफाइन द इशू टू एड्रेस, यानी कि सबसे पहले डिफाइन किया जाएगा तभी तो एड्रेस किया जाएगा। उसके बाद डेटा कलेक्शन, गैदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू इवेलुएट ऑप्शंस। तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करना उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। अल्टरनेटिव इवेल्युएशन, एनालाइज पॉसिबल सॉल्यूशंस विथ देयर प्रोज एंड कॉन्स। तो अलग अलग सॉल्यूशंस उसका निकालना, एनालाइज करना उसको। क्लोजिंग द बेस्ट ऑप्शन, तो जितने सॉल्यूशंस हैं उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करना, चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। सेलेक्ट द मोस्ट फिजिबल एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन। इसके बाद करेंगे इम्प्लीमेंटेशन एंड रिव्यू, एग्जीक्यूट द डिसीजन एंड मॉनिटर आउटकम्स फॉर फीडबैक। दिस मेथड इंश्योर लॉजिकल एंड इन्फॉर्म चॉइस। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग। रेशनल डिसीजन मेकिंग ऐसे ली जाती है, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर डेटा कलेक्शन, फिर अल्टरनेटिव इवेल्युएशंस। तो इवेल्युएट किया जाता है अलग अलग सॉल्यूशंस, फिर उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन चूज किया जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करके रिव्यू किया जाता है। तो ये सारी चीजें आते हैं। यहाँ पे सेक्शन बी आपका कंप्लीट होता है, इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है जिसमें से आपको केवल 5 करने थे। तो अब बात करते हैं सेक्शन सी की, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और केवल 2 ही करने होते हैं, और एक क्वेश्चन जो है 20 नंबर का है और आपको 400 वर्ड्स अधिक से अधिक लिख सकते हैं इस एक क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स टू द इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें 2 पार्ट हैं, यानी कि 2 लोग हैं, एफ डब्ल्यू टेलर हैं और एल्टन मायो हैं। तो इनकी कंट्रीब्यूशन हमें बताने हैं मैनेजमेंट थॉट्स में। तो हम मैनेजमेंट थॉट्स के बारे में डिटेल में पढ़े थे चैप्टर 2 में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, वही सेम चीज है। तो एफ डब्ल्यू टेलर का कंट्रीब्यूशन और एल्टन मायो का हमें कंट्रीब्यूशन बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले एफ डब्ल्यू टेलर का बताते हैं। तो एफ डब्ल्यू टेलर का पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर है, वाइडली नोन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए वाइडली नोन है, यानी कि जाने जाते हैं।
कौन? F.W. टेलर। तो इन्होंने क्या किया था? रिवोल्यूशनाइज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विथ हिज emphasis ऑन efficiency एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। तो सिस्टमैटिक अप्रोच और इफिशियंसी पे जोर देने के लिए इन्होंने रिवोल्यूशनाइज किया था मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। हिज प्राइमरी गोल वाज टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी। तो इनका प्राइमरी गोल था इनहेंस प्रोडक्टिविटी करना, प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना बाय इलिमिनेटिंग अननेसेसरी टास्क। जो अननेसेसरी टास्क हैं उनको रिमूव करके प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करना एंड स्टैंडर्डाइजिंग वर्क प्रोसेसेस। जो वर्क प्रोसेसेस हैं उनको स्टैंडर्ड बनाना, एक स्टैंडर्ड बनाना कि उस लेवल तक काम होना चाहिए। टेलर इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल सचेस। तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए थे जैसे साइंटिफिक स्टडी ऑफ टास्क। ही एडवोकेटेड फॉर द यूज ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडीज टू एनालाइज वर्क एंड डिटरमाइन द मोस्ट इफिशिएंट वे टू परफॉर्म टास्क। तो इन्होंने टाइम एंड मोशन स्टडीज दी थी, बताया था उनको यूज करने के लिए, टू एनालाइज वर्क एंड डिटरमाइन मोस्ट इफिशिएंट वे टू परफॉर्म टास्क। मतलब मोस्ट इफिशिएंट वे को डिटरमाइन करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए टाइम एंड मोशन स्टडीज का यूज करने के लिए इन्होंने बताया था। ये था पहला स्टडीज साइंटिफिक स्टडी फॉर टास्क। दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन। He emphasized the need to standardize tools, methods and work practices to ensure uniformity and efficiency। यानी कि एक स्टैंडर्ड बनाना, किसके लिए? टूल्स के लिए, मेथड्स के लिए एंड वर्क प्रैक्टिसेस के लिए, ताकि क्या हो सके, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके, सबको एक समान लेवल ऑफ काम को किया जा सके। यानी कि ऐसा ना हो कोई इतना ही काम कर रहा है, कोई ज्यादा काम कर रहा है। एक स्टैंडर्ड बनाया जाए कि सब लोग एक लेवल पे यूनिफॉर्मिटी रहे और इफिशियंसी बनी रहे। तो स्टैंडर्डाइजेशन इसके लिए था। तीसरा है टास्क स्पेशलाइजेशन। By dividing work into smaller tasks and assigning them to specialists, he ensure higher output and reduce errors। तो टास्क स्पेशलाइजेशन में वर्क को डिवाइड करना अलग अलग छोटे छोटे भाग में, और जो उस वर्क के लिए स्पेशल है, स्पेशलिस्ट है, यानी कि जिसमें उसको स्किल है और इंटरेस्ट है, उसको वो टास्क असाइन करना, ये टास्क स्पेशलाइजेशन में आता था। एंड ही इंश्योर हायर आउटपुट, जिससे आउटपुट भी हायर होता था, एंड रिड्यूस एरर्स भी रिड्यूस हो जाते थे, क्योंकि उसमें यदि वो आदमी स्किल है करने वाला तो बहुत ही सफलता से करेगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, तो उससे रिड्यूस एरर भी होते थे। इसके बाद है इंसेंटिव सिस्टम्स। टेलर प्रपोज पेइंग वर्कर्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस विच मोटिवेटेड देम टू वर्क मोर इफिशिएंटली। तो इन्होंने एक और चीज दिया है, इंसेंटिव सिस्टम, यानी कि इन्होंने कहा कि जो वर्कर्स हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से पेमेंट करना चाहिए, जिससे उनको मोटिवेशन मिलेगा ताकि वो और इफिशिएंटली वर्क करें और ज्यादा मोर इफिशिएंटली वर्क करें। तो इंसेंटिव सिस्टम यही था। इसके बाद क्या है, हिज नोटेबल एक्सपेरिमेंट्स एट बेथेलॉन स्टील डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कुड सिग्निफिकेंटली बूस्ट प्रोडक्टिविटी। तो इनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं यहाँ पे जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, जो कि सिग्निफिकेंटली बूस्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी। हाउएवर हिज अप्रोचेस वाज ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर ट्रीटिंग वर्कर्स एज मोर mere cogs in the machines, neglecting their emotions and social needs. Despite this, Taylor's idea laid the foundation for modern operational framework and influenced the development of industry engineering and production management। तो इनको काफी हद तक इनको क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि ये जो वर्कर्स हैं उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं इमोशनल एंड सोशल नीड्स के लेवल पे। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी टेलर्स के जो आइडियाज हैं वो फाउंडेशन बनते हैं मॉडर्न ऑपरेशनल फ्रेमवर्क्स के लिए एंड इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरे हमारे एल्टन मायो। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है ये आपको बताना है। एल्टन मायो पियोनियर ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के पियोनियर हैं। Introduced a new perspective on management by emphasizing the social and psychological needs of employees। तो इन्होंने न्यू पर्सपेक्टिव को इंट्रोड्यूस किया। न्यू जो इंट्रोड्यूस करता है उसे हम पियोनियर बोलते हैं। नई चीज जो लाता है, पहला कदम जो उठाता है उसको कहते हैं पियोनियर। तो ऑफ न्यू ह्यूमन रिलेशन इंट्रोड्यूस अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट बाय emphasizing social and psychological needs of employees।
His groundbreaking Hawthorne experiment at the Western Electric Company marked a paradigm shift from purely mechanistic approach to more human-centric view of management. तो इनके कुछ की कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम हिज वर्क इंक्लूड्स। सबसे पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल नीड्स। इसमें क्या था? एल्टन मायो डिस्कवर द एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस व्हेन देयर सोशल एंड इमोशनल नीड्स आर एड्रेस। तो इन्होंने देखा कि जब एम्प्लॉयज के सोशल और इमोशनल नीड्स पूरे हो जाते हैं तो इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है काफी। ये इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल नीड है। Recognition, respect, and sense of belongings were identified as key motivator। तो रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट और सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स ये भी कुछ चीजें हैं जो कि आइडेंटिफाई करती हैं की मोटिवेटर्स के रूप में। दूसरा है टीम वर्क एंड कोलाबोरेशन। He emphasized the importance of informal groups and their influence on workplace behavior। तो टीम वर्क और कोलाबोरेशन में क्या है? इन्होंने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, जो इनफॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन वर्क प्लेस बिहेवियर। तो उनका इन्फ्लुएंस देखा। एम्प्लॉयज वर्किंग टुगेदर इन कोहेसिव टीम्स वर फाउंड टू बी मोर प्रोडक्टिव। यानी कि जो इनफॉर्मल ग्रुप में जो लोग जुड़े होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनका जो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस था वो ज्यादा प्रोडक्टिव था। उन्होंने देखा एल्टन मायो ने एम्प्लॉयज वर्किंग टुगेदर इन कोहेसिव टीम्स आर फाउंड टू बी मोर प्रोडक्टिव। तीसरा है लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। Mayo highlighted the role of effective leadership and open communication is fostering employee satisfaction। तो इन्होंने हाईलाइट किया है कि इफेक्टिव लीडरशिप और ओपन कम्युनिकेशन भी एम्प्लॉयज के सेटिस्फेक्शन को पूरा करती है। ये भी सारी चीजें इन्होंने बताई, ये इनके कंट्रीब्यूशन थे। The Hawthorne experiments reveal the non-monetary factors। तो ये एक्सपेरिमेंट जो था इन्होंने कुछ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को रिवील किया है, सच एज attention and social interaction significantly impact productivity। तो अटेंशन और सोशल इंटरेक्शन जो प्रोडक्टिविटी है उस पर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है। दिस लीड टू अ ग्रेटर फोकस ऑन मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड लीडरशिप इन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो ये कुछ ग्रेटर फोकस करती है मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और लीडरशिप पे इन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मायो वर्क कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस मॉडर्न एचआर प्रैक्टिसेस मेकिंग इट अ कॉर्नरस्टोन ऑफ कंटेम्पोररी मैनेजमेंट थॉट्स। तो ये सारी चीजें हैं, एल्टन मायो की कंट्रीब्यूशंस हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन था इसका पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। इसमें दो पार्ट्स हैं, ए बी, ये आपको दोनों करने पड़ेंगे यदि आप पहला को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो। दूसरा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द मीनिंग, नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें ये तीन पॉइंट्स हैं, इन पे आपको मीनिंग, नीड और इंपॉर्टेंस बताने हैं जो फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे पहला प्लानिंग। प्लानिंग जो सबसे पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है उसके बारे में आपको लिखना है। प्लानिंग इज ए फाउंडेशनल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। इसमें ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। फोस्टरिंग फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर कंडीशन को फोरकास्टिंग की जाती है यानी प्रेडिक्ट किया जाता है। एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, और बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमाइन किया जाता है ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। इट रिक्वायर केयरफुल एनालिसिस ऑफ इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो टू क्रिएट अ रोड मैप फॉर सक्सेस। तो इसमें एनालिसिस रिक्वायरमेंट होती है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की, ताकि एक रोड मैप तैयार किया जा सके सक्सेस के लिए। अब प्लानिंग के अंदर नीड फॉर प्लानिंग आता है एक टॉपिक, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हैं आप। रिड्यूस अनसर्टेनिटी बाय प्रिपेयरिंग फॉर पोटेंशियल चैलेंजेस। तो प्लानिंग की नीड क्यों है? ये क्या करती है? अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है बाय प्रिपेयरिंग पोटेंशियल चैलेंजेस। अलाइन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज विथ स्ट्रेटेजिक गोल। तो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को अलाइन करती है स्ट्रेटेजिक गोल के साथ, प्लानिंग करती है सारी चीजें। इंश्योर्स ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज यूज होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका ऑप्टिमल यूज हो यानी कि अच्छे से यूज हो, इंक्लूडिंग टाइम, फाइनेंस एंड मैन पावर। तो ये सारी चीजें आती हैं नीड फॉर प्लानिंग में। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में क्या चीजें हैं? डायरेक्शन एंड फोकस। प्लानिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गाइडिंग टीम्स टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। और जो टीम्स होती हैं जो काम कर रही होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको गाइड करती है कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए।
ये था डायरेक्शन एंड फोकस, जो पहला इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का। दूसरा इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का रिस्क मैनेजमेंट, एंटिसिपेट्स पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स एंड डेवलप कॉन्टीजेंसी प्लान्स टू मिटिगेट रिस्क। तो प्लानिंग काफी हेल्पफुल होती है रिस्क को कम करने के लिए। एंटिसिपेट पोटेंशियल ऑब्स्टिकल एंड डेवलप कॉन्टीजेंसी प्लान्स टू मिटिगेट रिस्क, तो रिस्क को कम करने के लिए काफी जरूरी है। कोऑर्डिनेशन इसके बाद है। कोऑर्डिनेशन यानी कि इंटीग्रेट्स एफर्ट अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, यानी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, इंश्योरिंग अ हार्मोनियस वर्कफ्लो। इसके बाद इनोवेशन, encourage creative thinking and problem solving by considering multiple approaches। तो इनोवेशन के लिए भी काफी जरूरी है प्लानिंग। encourage creative thinking and problem solving by considering multiple approaches। effective planning foster organizational stability and adaptability, making it indispensable for the long term success। तो long term success के लिए effective planning काफी जरूरी होती है, जो स्टेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, यानी कि ए प्लानिंग था, बी है फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग प्लानिंग जैसा ही कुछ होता है, चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। फोरकास्टिंग इन्वॉल्व्स प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इवेंट बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड हिस्टोरिकल पैटर्न। तो फोरकास्टिंग क्या होता है? फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना फोरकास्टिंग कहलाता है। फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इवेंट्स, यानी कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स होंगे, क्या इवेंट्स होंगे, इनको प्रेडिक्ट करना यानी अनुमान लगाना बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस और हिस्टोरिकल पैटर्न। हिस्टोरिकल पैटर्न को देखना, कैसे क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, उन सारी चीजों को और डेटा को एनालाइज करके जो फ्यूचर में क्या होगा उसको प्रिडिक्ट करना, ये सारी चीजें आती हैं फोरकास्टिंग में। इट इज क्रिटिकल टूल फॉर डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टूल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, क्या डिसीजन लिया जाए, आगे क्या होने वाला है, ये सारी चीजें अनुमान लगा के डिसीजन लिया जाता है। तो डिसीजन मेकिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल है इसका फोरकास्टिंग का। अब देखते हैं नीड फॉर फोरकास्टिंग। तो फैसिलिटेट प्रोएक्टिव प्लानिंग बाय एंटिसिपेटिंग मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक चेंजेस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो की ट्रेंड्स, मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक चेंज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बताती है। तो काफी जरूरी है फोरकास्टिंग, ये इन सारी चीजों में प्रोएक्टिव प्लानिंग के लिए प्रोवाइड करती है बाय एंटिसिपेटिंग मार्केट ट्रेंड्स। helps allocate resources effectively and identify opportunity for growth। तो रिसोर्स को इफेक्टिवली एलोकेट करने के लिए भी काफी यूजफुल है फोरकास्टिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग देखते हैं। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, यहाँ जैसा कि हमने देखा था यहीं पे डेफिनेशन हुई, डिसीजन मेकिंग के लिए काफी जरूरी है फोरकास्टिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग में डिसीजन मेकिंग सपोर्ट काफी सबसे पहला पॉइंट आता है। प्रोवाइड्स इनसाइट्स टू मेक इन्फॉर्म्ड choice about investment, marketing strategy and resource allocation। तो इन सारी जगहों पे फोरकास्टिंग का काफी इंपॉर्टेंस है। इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लेना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए डिसीजन लेना, या फिर रिसोर्स एलोकेशन के लिए। ये था डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। दूसरा है रिस्क रिडक्शन, मिनिमाइजिंग अनसर्टेनिटी बाय प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल सिनेरियोज। तो अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करना बाय प्रिपेयरिंग पॉसिबल सिनेरियो। तो पॉसिबल सिनेरियो मतलब क्या होंगे आगे, इन सारी चीजों को पहले प्रिडिक्ट करने से रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, अलाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजीज विद एक्सपेक्टेड मार्केट कंडीशन टू एनहांस एफिशिएंसी। तो परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव किया जा सकता है फोरकास्टिंग की मदद से, क्योंकि हमें जब पहले ही पता चल जाए कि आगे मार्केट में क्या डिमांड होगी, क्या कंडीशन है मार्केट की, तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी ली जाएगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी ओवरऑल, और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। एक्यूरेट फोरकास्टिंग इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू स्टे कॉम्पिटिटिव एंड अजाइल इन अ रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो एक्यूरेट फोरकास्टिंग काफी जरूरी होती है, जो इनेबल करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टू स्टे कॉम्पिटिटिव, यानी कि कॉम्पिटिटिव बने रहे मार्केट में, एंड अजाइल इन द रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट। रैपिडली चेंजिंग यानी कि बहुत तेज बदल रहे इन्वायरमेंट के लिए काफी जरूरी है एक्यूरेट फोरकास्टिंग। ये तो था दूसरा पार्ट दूसरे क्वेश्चन का। तीसरा पार्ट सी है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसके बारे में हमको लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है सबके बारे में, मीनिंग, नीड और इंपॉर्टेंस बताना है। तो सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है? डेलीगेशन इन्वॉल्व्स असाइनिंग टास्क एंड ट्रांसफरिंग अथॉरिटी फ्रॉम मैनेजर्स टू सबऑर्डिनेट्स। यानी सबऑर्डिनेट से जो अथॉरिटी पावर है उसको ट्रांसफर करना मैंने सबऑर्डिनेट्स तक, यानी मैनेजर से सबऑर्डिनेट तक
जब अथॉरिटी को पास किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है, उसी को हम लोग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। असाइनिंग टास्क एंड ट्रांसफरिंग अथॉरिटी फ्रॉम मैनेजर्स टू सबऑर्डिनेट्स, empowering them to make decision and take a responsibility for specific function, और उन सबऑर्डिनेट्स को empower करना, सशक्तिकरण करना, टू मेक डिसीजन, ताकि वो डिसीजन ले सके खुद के लेवल पर, ताकि उनको किसी मैनेजर के लिए उत्तरदायी ना होना पड़े, यानी कि कुछ पूछना ना पड़े, खुद पे डिसीजन ले सके। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में ये आता है। तो नीड फॉर डेलीगेशन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है कि मीनिंग बतानी है, नीड बतानी है और इम्पोर्टेंस बतानी है। तो आप ऐसे हेडिंग लग के, हेडिंग डाल के लिखेंगे। तो डेफिनेशन हो चुकी है, अब नीड देखते हैं। नीड क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की? तो सबसे पहले रिड्यूस मैनेजेरियल वर्कलोड। तो मैनेजेरियल वर्कलोड को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि मैनेजर जब अपना काम अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता है और अथॉरिटी भी दे देता है, तो जो उस पर लोड होता है, वर्कलोड कम हो जाता है। तो मैनेजेरियल वर्कलोड कम होता है इससे। अलाउइंग लीडर्स टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी, और लीडर्स को अलाउ करता है कि वो स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस कर पाए या ध्यान दे पाए, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय होता है दूसरे कामों के लिए। enhance team efficiency by distributing task according to individual strength, और इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के हिसाब से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, जो कि एक टीम इफिशियंसी को भी इनहेंस करती है, क्योंकि टास्क सब में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं अलग अलग इंडिविजुअल में उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। इससे एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि जब किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको टास्क असाइन किया जाता है, तो उसके प्रति ज्यादा जिम्मेदार समझता है अपने आप को, और ज्यादा ही परफॉर्मेंस अपनी इंप्रूव करने की कोशिश करता है। तो बिल्ड ट्रस्ट एंड फोस्टर स्किल्स डेवलपमेंट अमॉन्ग टीम मेंबर्स, और ये ट्रस्ट भी बिल्ड करता है। स्किल डेवलपमेंट अमॉन्ग टीम मेंबर्स, और टीम मेंबर्स के बीच में स्किल डेवलपमेंट भी होती है। जब किसी के ऊपर अथॉरिटी आएगी, तो उसको करने के लिए कुछ स्किल डेवलप जरूर करेगा। दूसरा है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इससे प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि अलग अलग टास्क को अलग अलग लोगों में बांट दिया जाएगा, तो वो अलग अलग लेवल पे अपने अपने लेवल पे काम करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जल्द से जल्द हो जाएगा काम। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, डेलीगेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में आता है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, इनकरेज इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी बाय इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, अथॉरिटी को अलग अलग लोगों में बांट दिया गया है, तो जब लोग अपने लेवल पे काम करेंगे, अपने डिसीजन मेकिंग लेंगे, तो उसमें कुछ अपने इनोवेटिव आइडियाज भी डालेंगे, तो इससे इनोवेशन में इंकरेजमेंट होगी और एडेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी बाय इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग। Effective delegation creates a more empowered and efficient workforce, ड्राइविंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो इफेक्टिव डेलीगेशन क्या क्रिएट करती है? empowered एंड efficient वर्कफोर्स क्रिएट करती है, और ड्राइविंग ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, और ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ बढ़ती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है सेक्शन सी का। आपको सिर्फ दो ही करने हैं, लेकिन यहाँ पे चार मिला है, तो हम चारों का सोल्यूशन देखेंगे। तब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ इज चेंज मैनेजमेंट कैरिड आउट? चेंज मैनेजमेंट कैसे होता है? Discuss the need for change and models for change. What are the new trends in organizational changes? तो सबसे पहले तो चेंज मैनेजमेंट कैसे होता है वो लिखना है। चेंज मैनेजमेंट is a systematic process of preparing, implementing and sustaining changes within an organization to achieve desired outcome. तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है इसका, preparing and implementing and sustaining changes within organization to achieve desired outcome। सबसे अब इसके बाद देखते हैं नीड फॉर चेंजेस, अडेप्टिंग टू मार्केट डायनेमिक्स। तो मार्केट डायनेमिक्स को अडेप्ट करना, क्योंकि मार्केट हमेशा चेंज होता रहता है, तो उसको अडेप्ट करना काफी जरूरी होता है, जिसके लिए चेंज मैनेजमेंट काफी जरूरी है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड ग्लोबल कंपटीशन रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन टू इनोवेट कॉन्टिन्यूसली। क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत तेजी से हो रहे हैं, और ग्लोबल कंपटीशन भी काफी बढ़ गया है, तो उसमें बने रहने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को भी इनोवेट करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। इफ इनहेंसिंग एफिशिएंसी, इसके बाद है इनहेंसिंग एफिशिएंसी, implementing new processes and systems improve productivity and reduce cost। तो enhance efficiency, implementing new process and systems
सिस्टम्स इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस कास्ट। तो चेंज इसमें भी काफ़ी ज़रूरी है, इफिशियंसी को इनहेंस करने के लिए, न्यू प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिस्टम्स इम्प्रूव एंड प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। इसके बाद है मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, स्टेइंग रिलेवेंट इन कस्टमर सेंट्रिक मार्केट डिमांड्स, कांस्टेंट इवोल्यूशन। तो कस्टमर मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़रूरी है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये हमेशा पता करना चाहिए कि क्या मार्केट में डिमांड है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नहीं, कस्टमर की नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो मीटिंग कस्टमर से एक्सपेक्टेशन ये भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब मॉडल फॉर चेंजेस, तो कुछ मॉडल्स फॉर चेंजेस हैं, जैसे लेविन्स चेंज मॉडल है सबसे पहला। दिस 3 स्टेज प्रोसेस इनवॉल्व्स अनफ्रीज, चेंज एंड फ्रीज। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं लेविन्स चेंज मॉडल के बारे में। इसमें सबसे पहले अनफ्रीज करते हैं, यानी कि जो पहले से जो मॉडल्स बने हुए हैं उनको पहले अनफ्रीज करेंगे। प्रिपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर चैलेंजिंग एग्जिस्टेंस नॉर्म्स एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर चेंज। और बताना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कि नीड ऑफ चेंज क्या है, चेंज की क्यों जरूरत है, जो पुराना जो काम चल रहा है उसके उसके क्या दिक्कतें हैं और हमें चेंज की क्यों जरूरत है। तो सबसे पहले अनफ्रीज में ये सारी चीजें होंगी। और नेक्स्ट स्टेप में चेंज, implementing new practices and addressing resistance through effective communication and training। तो effective communication और training के थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे न्यू प्रैक्टिसेस को, यानी कि चेंज इसमें होगा। ये सारी चीजें चेंज होंगी, जो पहले चल रही होंगी उनको हम चेंज करेंगे न्यू आइडियाज और इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से। इसके बाद रीफ्रीज कर देंगे, चेंज हो जाएगा तो उसके बाद रीफ्रीज कर देंगे, यानी कि reinforcing the changes by integrating them into the organizational culture। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो था उसमें रीइंफोर्स कर देंगे जो चेंज हुआ है और रीफ्रीज कर देंगे। तो ये लेवेंस चेंज मॉडल है, ये पहला मॉडल है लेवेंस चेंज मॉडल। इसके बाद है क्वार्टर्स 8 स्टेप मॉडल, ये दूसरा मॉडल है, मॉडल फॉर चेंजेस में आता है। इसमें क्या होता है, फोकस ऑन क्रिएटिंग अर्जेंसी, यानी कि सबसे पहले अर्जेंसी क्रिएट करना कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है चेंज की, ये इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ये पहला स्टेप है। दूसरा है बिल्डिंग ए गाइडिंग कोalition, और गाइडिंग कोalition बनाना, इसके बाद दूसरा स्टेप है। फिर डेवलपिंग अ विजन, विजन डेवलप करना कि इससे क्या होगा फायदा। एंड एम्बेडिंग चेंजेस इनटू द ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, फिर उसके बाद एम्बेड करता है, यानी कि जोड़ देना चेंजेस ऑर्गेनाइजेशनल के फ्रेमवर्क में। तो ये क्वार्टर्स 8 स्टेप मॉडल है। न्यू ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, तो कुछ न्यू ट्रेंड्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस में। Adoption of agile practices for flexibility and rapid adoption। इसके बाद है emphasis on sustainability and eco-friendly business models, leveraging artificial intelligence and data analytics for productive decision making, promoting hybrid and remote work models to enhance employee engagement and productivity. Successful change management involves clear communication, stakeholder involvement। तो सक्सेसफुल चेंज मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग होनी चाहिए टू इंश्योर अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजिक गोल्स। तो ये सारी चीजें आती हैं चेंज मैनेजमेंट में, जो कि लास्ट चैप्टर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, सेकेंड लास्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। तो तीसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ तक हो चुका है, और सेक्शन सी में जानते हैं कि आप 4 क्वेश्चन होते हैं, तो चौथा क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो लगता है ऐड करना छूट गया मुझसे। चलिए यहीं पर कंप्लीट करते हैं इसको, इस वीडियो को, और उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उसके सोल्यूशन भी समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।